कोई लीव नहीं हुआ ना क्लास से? हाँ, कुछ बच्चे लीव हो गए नो क्लास, मैम। आई थिंक हुए कुछ, आया लिखा हुआ लीव। यस मैम, कुछ हो सेवरल गए। पार्टिसिपेंट्स रिमूव फ्रॉम द क्लास, तो रिजाइन कर देंगे। हाँ तो बच्चों देखो, कहने का मतलब ये है, ये क्वेश्चन क्यों पूछा। अब आप लोगों के फेवरेट हीरो हैं, अब आप क्या चाहते हो कि जितने भी इंसान हैं आसपास के, उस सब, जैसे कि मेरा फेवरेट सलमान खान है, मैं सलमान खान की स्टोरी बता दूं आप लोगों को। यस मैम। अब एक यस मैम। सलमान खान से फेक है, उसके अंदर जो एक्टिंग करने की जो इतनी अच्छी एक्टिंग करता है, वो स्मार्ट है, इतना अच्छा वो डांस करता है, सिर्फ एक सलमान खान के अंदर एक कैपेबिलिटी है। अब सपोज करो जब सलमान खान की डेथ हो जाएगी, तो उसका मतलब हमारी अच्छी अच्छी मूवीज बननी बंद हो जाएंगी। यस मैम। हो जाएंगी ना। अरे हो, जब सलमान खान नहीं रहेगा मूवीज कहाँ से आएंगी? नहीं आएंगे ना। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे इंडिया के पास सलमान खान बना रहे, है ना, आने वाली जनरेशन भी सलमान खान की नई नई मूवीज देखती रहे। तो हमने क्या, मतलब एग्जाम्पल है ये, ऐसे रियल में नहीं है, रियल में सोचा भी नहीं अभी तक किसी ने कि हम क्या करें, सलमान खान की बॉडी से वो जीन निकालिए जो जीन सलमान खान के लुक को कंट्रोल करता है ना, उसको निकाल के जो हमारे न्यू बॉर्न बेबीज है, जो टेस्ट ट्यूब बेबीज बनाए जाते हैं, उन टेस्ट ट्यूब बेबीज के अंदर वो जीन डाल दे, तो जो हमारे वो टेस्ट ट्यूब बेबीज बनेंगे, क्या वो सलमान खान के जैसी नहीं दिखेंगे? मैम पूरे तो नहीं दिखेंगे, बट नियरली इक्वल टू सिमिलर दिखेंगे। हाँ, रियल इक्वल टू सिमिलर दिखेंगे। या फिर सलमान खान की बॉडी से वो जीन निकाल दो जो उसकी एक्टिंग की पावर, जो उसके अंदर एक्टिंग पावर है ना, इतना इंटेलिजेंट है वो, इतनी अच्छी अच्छी एक्टिंग्स करता है, वो वाला जीन निकाल लो, है ना। होता है ना, कोई इंसान कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो क्या करो, उसकी बॉडी के से इंटेलिजेंस वाला यस जीन मैम। निकाल लो, है यस ना, मैम। या फिर उसकी कॉपीज बनवा लो और उसकी कॉपीज लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो सब इतने इंटेलिजेंट हो। जैसे हमारे पहले आइंस्टीन साइंटिस्ट थे, अगर ये टेक्निक पहले आ जाती तो हम क्या करते, आइंस्टीन से बहुत सारे आइंस्टीन बनवा देते, उसकी मैम। बॉडी से जीन निकालते, और ऐसे हमारे इंडिया को बहुत सारे, अब देखो ना, अगर इंडिया में इतने सारे आइंस्टीन होते तो आज के हमारा जो कंट्री है वो डेवलपिंग थोड़ी ना, एक डेवलप्ड कंट्री बन जाता। यस मैम, बन जाती है। तो ये चीज पता नहीं हमारे लोगों, मतलब साइंटिस्ट लोगों के माइंड में क्यों नहीं आती, लेकिन हमारे माइंड में तो आती है ना ये चीजें। तो वही करते यस। हैं, बायोटेक्नोलॉजी में वही करते हैं पूरा। क्या किया कि एक बॉडी के अंदर से जीन निकाला, एक दूसरी बॉडी को उठा के दे दिया। जैसे कि एक स्टोरी बताती हूँ, आज का पूरी क्लास स्टोरी में ही समझा दूंगी मैं आपको। एक कंट्री है, सपोज कर लो अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका के लोगों में क्या हो रहा था, अफ्रीका के लोग बहुत ज्यादा राइस खाते थे। राइस के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। तो वहां पे क्या होता है अफ्रीका में, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट। मतलब अफ्रीका का के अंदर जो सबसे ज्यादा खेती होती है ना, ऐसे समझ लो राइस की होती थी, तो वहां पे ज्यादा लोग राइस खाएंगे, कॉमन सी बात है। अब क्या हुआ कि अफ्रीका के लोगों के अंदर बहुत ज्यादा नाइट ब्लाइंडनेस के केसेस आने लग गए। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन ए। विटामिन ए। विटामिन ए। तो ये पता चला कि भाई उन लोगों की बॉडी के अंदर, अफ्रीका की जितने भी वहां की पॉपुलेशन है, सबकी बॉडी के अंदर विटामिन ई की डेफिशिएंसी है। तो साइंटिस्ट लोगों को तक ये न्यूज आई कि अफ्रीका के अंदर क्या हो रहा है, नाइट ब्लाइंडनेस के केसेस बहुत बढ़ रहा है। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि आज का तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, नहीं तो हमारे सारे अफ्रीकन मारे जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पता लगाया कि वो सबसे ज्यादा क्या खाता है। उनको पता चला राइस खाता है, तो राइस के अंदर तो विटामिन ए मिलता नहीं उनको कहीं से। अब उनको विटामिन ए कैसे दिया जाए, अफ्रीका के लोगों को बोला गया कि आप एक काम करो, अपना कुछ और डाइट आप लेना शुरू कर दो जिसके अंदर विटामिन ए होता है। उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो नहीं ले सकते, हमारे अफ्रीका में तो सबसे ज्यादा राइस ही आता है, हम तो राइस ही खाएंगे बस, हमें और कुछ नहीं खाने, हम नहीं खा पाएंगे कुछ भी और। फिर क्या हुआ, हमारे साइंटिस्ट ने सोचा कि चलो हम कोई सोल्यूशन निकालते हैं। क्या सोल्यूशन निकालते हैं, ये सोल्यूशन निकालते हैं हम लोग कि आपके राइस में ही कुछ, मैम रिपीट कर दो बेटा, एक बार मेरे ध्यान से सुन लिया करो ना अच्छे से। चलो फिर से समझाती हूँ, देखो धीरे धीरे समझाऊंगी इस बार। अफ्रीका एक कंट्री है, ये तो पता है। अफ्रीका की कंट्री में क्या हो रहा था, मतलब अफ्रीका कंट्री, मतलब अफ्रीका कंट्री में क्या हो रहा था, वो लोगों को, अच्छा लेट ज्वाइन हुआ है कोई बात नहीं, अफ्रीका के अंदर लोगों के अंदर नाइट ब्लाइंडनेस के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे थे। नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह विटामिन की डेफिशिएंसी। से, है ना। तो यस। नाइट ब्लाइंडनेस लिख भी देती हूँ मैं साथ साथ, ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ इस चीज को। ओके मैम। ये हमारा कोई अफ्रीकन इंसान, ठीक है, ये हमारा अफ्रीकन, इसकी बॉडी के अंदर क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ
विटामिन विटामिन ए। विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज हो जाती है? नाइट ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस। जितने बच्चे अभी लेट आ रहे हैं ना क्लास में, अगर उन्होंने बोला कि मैम रिपीट करो, बिल्कुल नहीं रिपीट करूंगी मैं। यस मैम। मैम 15 मिनट लेट आ रहे हो आप लोग। हमारे बच्चे जो क्लास में पहले से, तो देखो क्लास ज्वाइन करना 5 या 7 मिनट का समझा जा सकता है कि आपको नेटवर्क इश्यू होगा, लेकिन आप 15-15 मिनट लेट आओगे, ऐसे कैसे चलेगा? समझ में भी नहीं मैम, आएगा आपको कुछ भी। हाँ पहले जी, ज्वाइन होती थी। क्या बोल मैम रहे ये हो? मैम ये लेट ज्वाइन होते हैं, मैं तो 5 मिनट पहले ही ज्वाइन हो गई थी। हाँ, जो बच्चे हमारे 5 मिनट पहले आए थे उनका लॉस है। देखो उनको क्लास में आए हुए 15-20 मिनट हो चुके। अब डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए है, उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। अब ये लोग सबसे ज्यादा क्या खाते थे? राइस। अब क्या किया हमारे साइंटिस्ट लोगों का माइंड दौड़ा कि क्या क्यों ना हम ऐसा करें, इनके राइस के अंदर ही कुछ ऐसा डाल दे कि राइस के थ्रू ही इनको विटामिन ए मिल जाए। फिर लोगों को पता लगाया गया कि रिसर्च करो इसके ऊपर। हमें विटामिन ए कहाँ से मिलता है? हमारी मम्मी हमको बोलती है कि बेटा आप लोग ना कैरेट खाया करो। बोलती है ना हमारी मम्मी, क्यों बोलती है? सर्दियों में आती है ना सबसे ज्यादा कैरेट। यस मैम। उससे मम्मी बोलती है आपकी आईसाइट जो वीक हो रखी है, आईसाइट सही हो जाएगी, कैरेट खाओ मजे से। क्यों? क्योंकि कैरेट के अंदर पता है क्या होता है? कैरेट के अंदर होता है विटामिन ए। विटामिन ए, नहीं होता, बीटा कैरोटीन होता है। ये बीटा कैरोटीन जैसे ही आपके लीवर में जाता है, आपका लीवर इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? विटामिन ए। तो इसका मतलब ये है, आप लोग विटामिन ए नहीं खाते, आप क्या खाते हो? कैरेट। बीटा कैरोटीन, है ना? तो हम क्या करें, अगर इस राइस के अंदर, इस राइस में बीटा कैरोटीन डाल दे, मतलब अगर मेरा राइस कार्बोहाइड्रेट तो बना रहा है, देखो ये कार्बोहाइड्रेट तो बना रहा है, अगर मेरा राइस बीटा कैरोटीन भी बनाने लग जाए, राइस बीटा कैरोटीन भी बनाने लग जाए, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना? यस मैम। मेरे को इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब मैंने पता लगाया कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा बीटा कैरोटीन बनता है, तो मेरे को मिला ऐसा प्लांट, डैफोडिल। डैफोडिल एक बहुत प्यारा सा प्लांट होता है, येलो येलो कलर के इसके फ्लावर होता है। डैफोडिल, मेरे को पता लगा कि डैफोडिल एक प्लांट है जिसके अंदर बीटा कैरोटीन बहुत अमाउंट में बनता है। तो हमने क्या किया, डैफोडिल प्लांट के अंदर से बीटा कैरोटीन का जीन निकाल लिया, और इस जीन को लिया, जीन को पकड़ा और किसमें? राइस के अंदर, राइस प्लांट में डाल दिया। अब इसका मतलब मेरा राइस भी क्या बनाने लग गया? बीटा जो भी उस राइस को खाएगा उसकी बॉडी के अंदर बीटा कैरोटीन, और बीटा कैरोटीन लीवर में जाएगा, उस कन्वर्ट हो जाएगा विटामिन ए में। हमारी हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व। तो वो राइस जिसके अंदर बीटा कैरोटीन, उस राइस को फिर हम क्या बोल देंगे? गोल्डन राइस। गोल्डन राइस। तो हमने अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया, किसकी हेल्प से? बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। यही तो है बायोटेक्नोलॉजी, मतलब हमारे नेचर ने राइस को जैसा बनाया हुआ था, हमने उसके अंदर इंटीग्रेशन कर दिया। नेचुरल साइंस के अंदर हमने इंटीग्रेशन कर दिया। किसके अंदर इंटीग्रेशन किया? जेनेटिक मटेरियल के अंदर। इसके जीन, एक नया जीन इंट्रोड्यूस करा, जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस करा, तो मेरे राइस का कलर व्हाइट से कैसा हो जाता है? गोल्डन। येलो लिख लो या गोल्डन लिख लो, गोल्डन हो रहा है। तो मैंने जीनोटाइप में चेंज किया, और चेंज किस में आ गया? जीनोटाइप में चेंज आ गया। बायोटेक्नोलॉजी। बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, नहीं तो मैंने रफ स्लाइड ऐड की हुई है, ये डिलीट हो जाएगी। ओके मैम। ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट। मैम ले लिया। ले लिया। यस मैम हो गया। चलो अब पढ़ो बायोटेक्नोलॉजी। क्या है बायोटेक्नोलॉजी? डील विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म। लाइव ऑर्गेनिज्म का यूज किया
एक ऑर्गेनिज्म से, और क्या बना दिया एक नया प्रोडक्ट प्रोडक्ट बना दिया, विच इज यूजफुल फॉर humans. ह्यूमंस। EFB, Humans. EFB मतलब यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। EFB हमारी बायोटेक्नोलॉजी की बहुत प्यारी सी डेफिनेशन देती है। क्या डेफिनेशन देती है? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस राइज जैसा नेचुरली था उसके अंदर मैंने चेंजेस कर दिए, इंटीग्रेशन किया, उसके सेल में इंटीग्रेशन कर दो, या उसके किसी पार्ट में इंटीग्रेशन कर दो, या उसके किसी मॉलिक्यूलर एनालॉग में इंटीग्रेशन कर दो, और क्या बनाओ? नए प्रोडक्ट और नई सर्विसेज बनाओ। तो बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी हम लोग। और बायोटेक्नोलॉजी में जो आपने प्रोसेस किया इसको क्या बोलेंगे? Genetic. जेनेटिक इंजीनियरिंग। आपने डीएनए का एक नया कॉम्बिनेशन बना दिया, उस डीएनए के नए कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? DNA technology. रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए मैंने क्या किया? वो टेक्निक्स जो एल्टर कर दें केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, किसी के डीएनए और आरएनए के अंदर मैंने कुछ चेंजेस किए और फिर उसको इंट्रोड्यूस करा दिए किसके अंदर? एक होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म। क्या? मेरा राइस प्लांट। जैसे ही मैंने उसको राइस प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कराया उसकी वजह से क्या चेंज हो गया उसका? और मेरा प्लांट क्या बन गया? एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो genetically modified organism are those organism in which we have done alteration of genetic material. जेनेटिकली जीन्स के अंदर मॉडिफाइड किए हुए जिन ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मटेरियल में मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस किए हुए हैं उनको हम बोलते हैं आपका GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्लियर? यस मैम। तो ये तो हुआ हमारा पहला प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का पहला प्रिंसिपल है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसके अंदर हम जीन के अंदर कुछ ना कुछ अल्टरेशन करेंगे, अल्टरेशन चेंजेस करेंगे। पहला प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल समझो क्या कहता है। सेकंड प्रिंसिपल है मेरा बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी। बायो प्रोसेस का मतलब ये होता है कि अभी जो है आपने जीन निकालना और जीन डालने वाला काम किया ना, इसको आपको एक स्टेराइल मीडियम में करना पड़ेगा। व्हाट इज स्टेराइल मीडियम बच्चों? ऐसा मीडियम जहां पे कोई माइक्रोब नहीं होना चाहिए। पूरा आपने जिस लैब में आप ये प्रोसेस कर रहे हो, जीन को निकालना, जीन को डालना, तो वो एक ऐसे लैब में करना चाहिए जिस पूरी लैब को आपने बहुत अच्छे से सैनिटाइज कर रखा हो। वहां पे कोई बैक्टीरिया, कोई फंजाई कुछ नहीं होना चाहिए। तभी आपका जीन नॉर्मली आपने निकाला तो नॉर्मली जाएगा, नहीं तो जब तक आप उस जीन को निकालोगे किसी दूसरे बॉडी में डालोगे उस जीन के ऊपर हजारों टाइप के माइक्रोब्स आके चिपक जाएंगे। तो एक राइस प्लांट के अंदर आप जीन तो डालोगे, उसके साथ साथ बहुत सारे माइक्रोब्स भी डाल दोगे। तो Ma'am, but it is difficult practically. प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली होगा कैसे वो समझाऊंगी ना फिर मैं आपको अभी। Okay, ma'am, because 1-2% तो है ही। नहीं बेटा, 1-2% क्या, 0.5% भी नहीं होना चाहिए। ये 0.5% भी नहीं होना चाहिए। आपका लैब्स पूरी स्टेराइल होनी चाहिए हमेशा। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस। एम्बियंस का मतलब होता है कंडीशन, स्टेराइल का मतलब होता है माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन फ्री। कोई माइक्रोब नहीं होना चाहिए। कब? जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग परफॉर्म कर रहे हो, ताकि एनेबल कर पाओ आप ग्रोथ किसकी? सिर्फ डिजायर्ड माइक्रोब की या डिजायर्ड यूकैरियोटिक सेल की, उसके अलावा कुछ और ग्रो ना हो जाए वहां पे। एंटीबायोटिक्स बनाते समय, वैक्सीन बनाते समय एंजाइम, अब जो एंटीबायोटिक्स वैक्सीन सब ऐसी तो बनती है और ये अलग थोड़ी ना बनती है। साइकिल बोल रही है, वॉइस क्लियर नहीं है बेटा, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नो मैम, क्लियर है। ओके चलो, तो ये तो आ गया आप समझ में हमें। अब हमारे घरों में भी तो यूज होती है बच्चों बायोटेक्नोलॉजी। हमारे 2 टाइप की बायोटेक्नोलॉजी होती है, एक ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और एक न्यू बायोटेक्नोलॉजी। न्यू तो मैंने आपको बता दी क्या होता है। ओल्ड कौन एक्सप्लेन कर सकता है? हु कैन एक्सप्लेन ओल्ड? मम्मी घरों में दही बनाती है सबके,
Yes, Yes, ma'am. कैसे बनाते हैं? कौन एक्सप्लेन करेगा? मम्मी की हाँ ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रोबीज होता है, लैक्टोबैसिलस, जो कि मैम रिप्रोड्यूस करता है और फिर वो जो मिल्क होता है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब मम्मी ने क्या किया, दूध लिया है ना, दूध को गर्म किया, गर्म करके उसको थोड़ा सा ठंडा कर दिया, उसके अंदर 2 स्पून मम्मी ने दही डाल दी, उसको अच्छे से मिक्स कर दिया और उसको पूरी रात के लिए रख के छोड़ दिया। तो जो मम्मी ने वो दूध के अंदर दही मिक्स किया ना, वो दही नहीं मिक्स किया, वो एक माइक्रोब मिक्स किया, ठीक है। लैक्टोबैसिलस। हाँ, तो मतलब पहले के टाइम में बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पे थी? पहले के टाइम में बायोटेक्नोलॉजी थी हमारी माइक्रोब रिलेटेड। मतलब पहले हम क्या करते थे, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते थे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके नए नए हम प्रोडक्ट्स बनाते थे, नए नए प्रोडक्ट्स बनाते थे बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके। जैसे कि ब्रेड बनाया जाता था, ब्रेड किससे बनाया जाता है? ईस्ट से बनाया जाता है ना। वाइन किससे बनाया जाता है? वाइन भी ईस्ट से बनाया जाता है। तो ये सब क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या नहीं है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर आपसे कोई पूछे ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और न्यू बायोटेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है, तो क्या बोलोगे? मैम ओल्ड वाली में माइक्रोब्स का यूज करके बनाते थे। एग्जैक्टली, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोब रिलेटेड था, वहां पे माइक्रोब्स का यूज करते थे। लेकिन न्यू बायोटेक्नोलॉजी में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, डीएनए के नए नए कॉम्बिनेशन बनाएंगे, उसको ऑर्गेनिजम्स में इंट्रोड्यूस करा देंगे। सिंपल सी कहानी है। यस मैम। चलो Yes, ma'am. हाँ जी। मैम अगर किसी मैम आपका एग्जांपल लेते हैं, मैम सलमान खान का जीन किसी और के उसमें डालेंगे, तो अगर उसमें बैक्टीरिया फंजाई लग जाए तो? अगर उसमें बैक्टीरिया फंजाई लग जाएंगे तो बैक्टीरिया फंजाई आपकी बॉडी को नहीं इन्फेक्ट कर देंगे। आपके जेनेटिक देखो ना, आपके जेनेटिक मटेरियल के अंदर बैक्टीरिया फंजाई पहुंच गए, तो वो तो आपके बैक्टीरिया, आपके जो पूरा डीएनए है या जो जेनेटिक मटेरियल उसको इन्फेक्ट कर देंगे फिर तो, है ना। फिर कैरेक्टर नहीं जाएंगे सलमान खान के? सलमान खान के कैरेक्टर जाएंगे बट अफेक्टेड जाएंगे, फिर वो अफेक्टेड वे में, अफेक्टेड वे में जाएंगे के मैं इसलिए, ठीक है। चलो, सलमान खान वाले एग्जाम्पल से याद तो बड़ी जल्दी हो गया बच्चों को। यस मैम। चलो, तो देखो ऐसे ही मतलब सलमान खान वाला एग्जाम्पल सपोज करना आपके शिवानी मैम करेंगे, मतलब जब भी अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी करेंगे तो हम इसी भी कर लेंगे। लेकिन पहले टाइम में 1972 में, जब तक आपकी मैम भी नहीं आई थी इंडिया में या अर्थ पे, तब हमारे साइंटिस्ट थे स्टेनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर। इन साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक आपका लिया था सैल्मोनेला टाइफाई म्यूरियम। सैल्मोनेला टाइफाई म्यूरियम क्या होता है? एक सेकेंड होल्ड करना बच्चे, एक सेकेंड बस। हाँ जी बच्चों, सॉरी सॉरी, एक्चुअली लैपटॉप की ना बैटरी डाउन होने लग रही थी, मैं चार्जिंग में लगाना भूल गई थी। आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, ma'am. हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि सलमान खान वाले एक्सपेरिमेंट तो मैंने आपको समझाया सिर्फ, लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया भी। किसके ऊपर किया एक्सपेरिमेंट? साल्मोनेला टाइफाई म्यूरियम एक बैक्टीरिया है, ठीक है। इस बैक्टीरिया के अंदर ये खासियत, मतलब एक अच्छी चीज क्या देखी गई कि इसके अंदर एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाल दिया गया। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मतलब एक ऐसा जीन जिसकी बॉडी के अंदर, मतलब जिस भी इंडिविजुअल के अंदर मैं वो जीन डालूंगी तो वो इंडिविजुअल कैसा बन जाएगा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब उसके ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा। तो मैंने क्या किया, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिया, उसको सैल्मोनेला टाइफाई म्यूरियम की बॉडी के अंदर डाल दिया। ऐसे
मतलब सैल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम के प्लाज्मिड के अंदर। अब ये चीज समझो एक बार, ये कैसे हुआ। मैं एक बार ब्लैंक स्लाइड्स ले लूं यहाँ पे। अब ना मैं आप लोगों को एक चैप्टर में एक्चुअली होता क्या है, पूरे चैप्टर में ये चीज ये समझाऊंगी। तो स्टेनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर जो साइंटिस्ट थे ना बच्चों, इन्होंने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। तो क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, साइंटिस्ट का नाम बोलो फटाफट से, बोलो बोलो जल्दी से। स्टैनली कॉन स्टैनले और हर्बर्ट बॉयर। एंड हर्बर्ट बोयर। कब किया था इन्होंने एक्सपेरिमेंट? 1972 1972 में क्या किया? एक्सपेरिमेंट। सैल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम। नो हाँ एक्सपेरिमेंट तो किया, लेकिन एक्सपेरिमेंट में क्या किया? सैल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम। तो सैल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम क्या है? एक बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया की पता है एक खास बात होती है कि बैक्टीरिया के पास एक तो खुद का डीएनए होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डीएनए, और एक इनके पास होता है क्या? एक इनके पास होता है प्लाज्मिड। ऐसे प्लाज्मिड क्या है? ये होता है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर और कैसा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सर्कुलर होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होगा। ये होता है इनके पास। और इसके पास इट हैज क्या? ORI साइट। इसके पास ORI साइट भी होती है। व्हाट इज ORI? ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन। रेप्लिकेशन साइट। यस मैम। ये साइट इसके पास प्रेजेंट होती है। चलो, तो अब हमने क्या किया? एक जीन लिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को ये मैंने बॉडी के अंदर से निकाला, इसको क्या बोलेंगे हम? प्लाज्मिड। जो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ना, इसको बोलता है प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड के साथ अपना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को करा दिया ज्वाइन। ये मेरा जीन रेड कलर का, इन दोनों को ज्वाइन करा दिया ये ऐसे, एंड देन रेड। इसको हमने बोला, क्या बोला हमने इसको? रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो हमारे स्टेनले कोहन ने बस इतू सा काम किया और इनको नोबेल प्राइज मिल गया। हम आज के टाइम में इतनी मेहनत करते हैं, हमको तो तब भी नहीं मिलता नोबेल प्राइज, है ना? कोई नहीं, हम लोगों को भी मिलेगा, डोंट वरी। तो ये इन्होंने काम किया। अब बात आती है कि ये प्रोसेस क्या इतना इजी है? अब इस प्रोसेस, ये प्रोसेस बच्चों इतना इजी नहीं है। अब देखो, एक फ्लो चार्ट बता रही हूँ, छोटू सा फ्लो चार्ट। क्या करना है, ध्यान से समझना। मेरे पास एक ही सेल है, एक सेल ये है, ठीक है? सेल के पास न्यूक्लियस, इसके पास भी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है क्या? डीएनए। इसके पास भी डीएनए है। अब करना क्या है मेरे को?
इसके पास इसके डीएनए में एक ऐसा जीन है, इसके डीएनए में एक ऐसा जीन है जो जीन इसको बना रहा है क्या, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या कुछ भी समझ लो, एग्जाम्पल दे रही हूँ अभी सिर्फ। अब मैं क्या चाहती हूँ, इस जीन को निकालना, यहाँ से इस जीन को निकालना और इस सेल को देना है जीन। अब मैं कैसे करूंगी ये प्रोसेस, मतलब एक सेल ये है और ऐसी ऐसी बहुत सारी सेल्स हैं, ऐसी ऐसी बहुत सारी सेल्स हैं, इनके अंदर मैं ये जीन डालना चाहती हूँ। अच्छे से बनाते हैं, रुको, बट मैंने तो ब्लैंक स्लाइड ऐड की हुई है, फिर डिलीट हो जाएगी। नोट्स बना रहे हो ना आप लोग? यस मैम। मैम। देखो चलो 4 बना दी मैंने, ठीक है, ये डीएनए बना दिया। अब मेरे को इस जीन को बहुत सारी सेल्स को देना है, क्योंकि एक जीन है बहुत अच्छा, सपोज करो सलमान खान वाला सेल जीन है, सलमान खान के हैंडसम होने वाला जीन है, उसको मेरे को 4 टेस्ट ट्यूब बेबीज है ये, इनके अंदर डालना है। अब मैं क्या करूंगी, जीन तो एक है, देना 4 लोगों को है। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, सेल को, अब मेरे को देखो ना, आप खुद एक चीज समझो, मेरे को क्या करना है, यहाँ पे डीएनए निकालना है, तो डीएनए निकालने के लिए सबसे पहले तो मेरे को इसकी सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कराना पड़ेगा किसी चीज से, यस मैम। कराना। यस मैम। अब सपोज कर, अगर मेरी है ये बैक्टीरिया सेल, अगर मेरी है ये बैक्टीरियल सेल, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल को डाइजेस्ट कराने के लिए मैं एंजाइम यूज करूंगी, लाइसोजाइम, है ना। और अगर मेरी है प्लांट सेल, अभी तो सलमान खान की सेल है ये, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट हम बैक्टीरिया के ऊपर भी करेंगे, प्लांट के ऊपर भी, एनिमल के ऊपर भी। तो प्लांट के लिए मैं यूज करूंगी सेल्यूलेज, और अगर मेरे पास है ये एनिमल नहीं, फंजाई, क्योंकि एनिमल के पास तो सेल वॉल होती ही नहीं, के पास तो सेल मेम्ब्रेन होती है बस। फंजाई के लिए मैं यूज करूंगी काइटिनेज, ठीक है। तो मैंने इन एंजाइम्स को यूज करके इसकी सेल को खोल दिया, सेल को ओपन करा दिया। अब सेल ओपन हो गई, अब मैं जाऊंगी इसके डीएनए के अंदर और इसका डीएनए उठा के ले आऊंगी बाहर। अब मैंने क्या किया, इसके डीएनए को ऐसे बाहर निकाल दिया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों, दिस प्रोसेस इज नोन एज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। मैम आपने उसके अंदर रेड कलर का ये क्या शो किया है? रेड कलर का मैंने ये शो किया कि ये वो जीन है जो मेरे को इसके डीएनए से निकाल के इन सारी सेल्स को डालना है। यस मैम। तो लिख दो, ये है मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये हो गया मेरा। अब मैंने डीएनए लिया, इस डीएनए में मेरा ये जीन ऑफ, अभी तो देखो मैंने रेड कलर से दिखाया हुआ है, लेकिन डीएनए में थोड़ी ना दिखेगा मेरे को ये रेड कलर से, कोई डीएनए तो पूरा सेम दिखेगा मेरे को। अब Yes, मेरे को तो Yes. सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, बाकी का पार्ट नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, डीएनए तो मैंने निकाल लिया, अब इस डीएनए को सीजर लेके आऊंगी, सीजर लेके आऊंगी और उसे कट करा दूंगी। अब हम वो जो घरों में यूज करते हैं वो वाली सीजर थोड़ी ना लाएंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे मॉलिक्यूलर सीजर। बायोटेक्नोलॉजी की ना सीजर्स अलग टाइप की होती है, बायोटेक्नोलॉजी की सीजर्स का नाम होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। यस मैम। रेस्ट्रिक्शन पिछले चैप्टर में था। तो एक्चुअली एंजाइम होता है ना, ये सीजर नहीं होता ना? हाँ ये एंजाइम होता है, लेकिन ये काम सीजर के जैसा करता है, इसलिए इसको मॉलिक्यूलर सीजर बोलता है। मैम ये ब्रेक भी बॉन्ड करता है। हाँ, ये आपके डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर देता है। तो इसने क्या, तो मैम बॉन्ड ब्रेक करता है। क्या बोल रहे हो? मैम हेलिकेज भी तो बॉन्ड ब्रेक करता है, तो फिर वो आपकी हेलिकेज क्या करता है, आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के बीच में से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा, उसको सिंगल स्ट्रैंडेड बना देगा। लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपके डीएनए को कट करेगा, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े बनवा देगा। कैसे? ऐसे। और आपका ये यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है, ऐसे। मैम अगर एनिमल सेल के मेम्ब्रेन को काटना हो तो किसका यूज करेंगे?
एनिमल सेल की मेम्ब्रेन को आपको कट नहीं कराना पड़ेगा। एनिमल सेल की मेम्ब्रेन जो होती है किसकी बनी होती है वो आपकी? एनिमल सेल की मेम्ब्रेन लिपिड्स की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन। तो वहां पे नॉर्मली आप प्रोटीज एंजाइम डाल के उसका यूज कर सकते हो। प्रोटीन्स आपके डाइजेस्ट हो जाएंगे। प्रोटीन्स होते हैं ना इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स वहां पे, तो डायरेक्टली प्रोटीन से आप उसको डाइजेस्ट करा के वहां से डीएनए निकाल लोगे। मैम इन तीनों में ये रेप्लिकेशन एंजाइम ही डलेगा? दोबारा बोलो बेटा, समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो। मैम इन तीनों में प्लांट, फंजाई और बैक्टीरियल में यही वाला एंजाइम डलेगा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यस मैम। नहीं बेटा, ये बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं इनके अंदर। देखो मेरे पास एक सेल थी, उस सेल को मैंने ओपन किया, उसके अंदर से डीएनए को निकाल लिया लैब में। अब मैं लैब में आ गई, लैब में मैं क्या करूंगी, इस डीएनए के ऊपर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डालूंगी। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इनके अंदर नहीं बनेगा। कहाँ बनेगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, बताऊंगी आप लोगों को अभी आगे आगे समझाऊंगी। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अभी समझो, जैसे बायो के उसमें केमिस्ट्री लैब में केमिकल्स होता है ना, आपने कोई चीज निकाला, उसके ऊपर एक केमिकल डाला, फिर दूसरा केमिकल डाला, ऐसे हम काम कर रहे हैं। डीएनए निकाला, डीएनए के ऊपर मैंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिए, मतलब एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, फिर उस डीएनए के छोटे 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 फ्रेगमेंट्स हो गए टेस्ट ट्यूब में। ये हुआ यहाँ पे, मैंने डाला अलग से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना आप लोग? नो मैम। मैम चलो अब देखो नो मैम। क्या हुआ, डीएनए की छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स हो गए। कैसे फ्रेगमेंट करा, क्या करा, वो डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी माइंड में एक चीज सेट कर लो कि प्रोसेस कैसे चलेगा। हो गई फ्रेगमेंट। अब मेरे सामने देखो एक टेस्ट ट्यूब में डीएनए की बहुत सारी फ्रेगमेंट्स आ गई। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरी फ्रेगमेंट कौन सी थी? ये मैं इस फ्रेगमेंट को कैसे पिक करूंगी यहाँ से? मेरी फ्रेगमेंट तो खो गई ना। ये तो एक प्रोसेस होता है आइसोलेशन करने के लिए। इसके लिए प्रोसेस होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो पढ़ेंगे हम लोग, यही होता है ना। तो मैंने यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस लगाया और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस लगा के अपनी फ्रेगमेंट को उठा लिया यहाँ से। अब मैंने अपनी फ्रेगमेंट उठा ली। अब मेरे पास तो जीन एक है, लेने वाले सेल 4। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूंगी, इस जीन को लेके जाऊंगी किसके ऊपर? पीसीआर मशीन के ऊपर। व्हाट इज पीसीआर? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या करेगा, मेरे इस छोटे से एक डीएनए का 4 कॉपीज बनवा देगा, 1 2 3 4। मतलब क्लोनिंग करेगा या एम्प्लीफिकेशन करेगा, ऐसे समझ लो। एम्प्लीफिकेशन करेगा, एक डीएनए से 4 डीएनए बन गए। अब इस को उठाऊंगी मैं। क्लोनिंग कौन करेगा? पीसीआर। हाँ, पीसीआर एक मशीन है ये बच्चा, ठीक है। ये मशीन के थ्रू हम कराएंगे, या फिर नेचुरली करना चाहे हम इसको नेचुरली भी कर सकते हैं। नेचुरली कैसे करेंगे वो भी समझाऊंगी अभी, नेचुरली कैसे होगा वो भी समझाऊंगी। बट अभी ये समझो, अभी पीसीआर के थ्रू समझ रहा है। अगर देखो, अगर मेरे को ये प्रोसेस कराना है बहुत जल्दी जल्दी में, जैसे कोरोना की वैक्सीन बनी थी बहुत स्पीड से, तो एक ही साथ इतनी सारी डोसेस बनी थी, सारी सेम डोज, तो कैसे बनाई थी? पीसीआर से तो बनाई थी। फास्ट रिएक्शन जब हमें करानी है तो पीसीआर यूज कर लो, लेकिन जब हमारे पास टाइम है तो नेचुरली करा लो। मैम ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है मैम, ये पहले भी तो हमने किया था डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में। हाँ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में समझाया है मैंने आप लोगों को, ये वहां पे करते हैं ये प्रोसेस। हम वही ना, तो सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं। नहीं, सनलाइट में नहीं, यूवी रेज में। यस मैम, यूवी रेज करते हैं, फिर एनोड होता है, कैथोड होता है। हाँ, एनोड कैथोड होता है, एगेरोस जेल यूज करते हैं, इथीलियम ब्रोमाइड। होता है। हाँ, वही टेक्निक, सेम टेक्निक यहाँ पे यूज करते हैं। ओके मैम। हाँ जी। मैम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को पता कैसे चला कि यही स्पेसिफिक वही वाला जीन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को नहीं पता चला, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ने क्या किया, हमें पता लगा दिया। अब कैसे करेंगे वो टेक्निक समझाऊंगी आप लोगों को। जैसे कि मेरे को ये जो जीन है ना, इस जीन का मेरा साइज था 20 kb, ठीक है।
अब मेरा डीएनए की जो कट करता है ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये एक फ्रेगमेंट इसने 30 कट कर दिया, एक 40 कट कर दिया, एक 25 कर दिया, एक 22 कर दिया, ऐसे अलग अलग साइज में कट करेगा। अब मेरे को पता है मेरा 20 kb है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ना साइज के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाते हैं ये। तो मैं वहां पे एक लैडर यूज करती हूँ कि 20 kb का एक लैडर, अगर इसके सामने मेरा कोई फ्रेगमेंट आके रुका तो मतलब उसका साइज 20 होगा, उसी को उठा लिया वहां से बस। ओके ऐसे मैम। समझाऊंगी डिटेल में कैसे करा। अभी सिर्फ माइंड में ये चीज रखो ताकि आपके माइंड में क्वेश्चन बने। क्वेश्चन आ रहे मीन्स आप समझ रहे हो कि कैसे करेंगे मैम, पीसीआर कैसे करेंगे ये पता होना चाहिए मैम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे करेंगे हम लोग। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि इस जीन को, हाँ बोलो। मैम एंजाइम तो वो स्पेसिफिक कट लगाने के लिए होते हैं ना, आपने तो ऐसे बोला कि एंजाइम से हमारे छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, ऐसे कैसे हो जाएंगे उसके? हाँ एग्जैक्टली हमारे एंजाइम जो होते हैं ना दो टाइप के होते हैं। हम यहाँ पे यूज करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो डीएनए को एक स्पेसिफिक पोजीशन से कट करते हैं। जैसे कि आपको समझाऊंगी मैं डिटेल में स्पेसिफिक पोजीशन, जैसे कि अगर हम इको R1 यूज करेंगे तो पूरे डीएनए को सिर्फ कहाँ से कट करेंगे, एक स्पेसिफिक पोजीशन से जहाँ पे GAADTC सीक्वेंस होगी, वहीं से कट करेगा। तो ऐसी तो डीएनए के अंदर बहुत सारी सीक्वेंस मिलेगी ना उसको, तो मतलब डीएनए के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। तो उन फ्रेगमेंट में से मेरे को वो पिक करना होगा कि जो जीन है मेरा, जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो पिक करना पड़ेगा मेरे को वहां से। हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसलिए किया हमने यहाँ पर। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने इसलिए किया क्योंकि मेरे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने डीएनए की बहुत सारी फ्रेगमेंट्स बना दी थी। अब उन फ्रेगमेंट में से मेरे को एक फ्रेगमेंट पिक करनी थी अपनी साइज के अकॉर्डिंग, कि मेरा जो साइज था मेरे को 20 kb वाला चाहिए था। अब मैं 20 kb वाला साइज वाला ही उठाना चाहती हूँ यहाँ से। अब क्योंकि नेकेड आई से तो डीएनए को नहीं देख सकते, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाई यूज करेंगे, यूवी रेज डालेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, तब हमें दिखेगा वो। ठीक है। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम आपने 4 कॉपीज बनवा दी, अब इन चारों की चारों कॉपीज को इन सेल को कैसे देंगे हम, वो मैम कैसे वो देंगे? सीखेंगे। अब हम वो सीखेंगे, एक वेक्टर के थ्रू डालेंगे हम इनको इनकी बॉडी के अंदर, वेक्टर के थ्रू, वेक्टर के अंदर इस जीन को डालेंगे, फिर वेक्टर को छोड़ देंगे इनके कांटेक्ट में। हाँ जीन मैम वेक्टर क्या? वेक्टर व्हीकल की तरह, जैसे कि सपोज करो मेरा घर यहाँ पे है, आप दिल्ली में रहते हो, है ना, मैं यूपी में रहती हूँ, आप दिल्ली में रहते हो, मेरे को कोई बुक आप लोगों तक ट्रांसफर करनी है तो मैं किसी ना किसी मीडियम के थ्रू ट्रांसफर करूंगी ना उसको। अभी थोड़ी ना मैंने बुक को छोड़ दिया कि भाई जाओ कीर्ति के घर जाओ, आप कीर्ति या कृतिका के घर जाओ आप, है ना। मैम कीर्ति नहीं है। और ठीक है हमने। मैम प्रणीत। नहीं एक स्टूडेंट है ना अभी हमारी कीर्ति, हाँ कीर्ति है, यस मैम हाँ कीर्ति, हाँ प्रणीत भी यहाँ पे। तो मैं ऐसे थोड़ा ना कि प्रणीत के घर, मैंने बुक को बोलूंगी कि भाई आप जाओ प्रणीत के घर, ऐसा चला दिया, ऐसा नहीं होगा ना। उस बुक को या तो किसी फ्रेंड के थ्रू या खुद लेके जाऊंगी या किसी ना किसी मीडियम के थ्रू भेजूंगी। ऐसे ही मेरा जीन है, खुद नहीं जाएगा जीन सेल के अंदर, एक मीडियम के थ्रू भेजना पड़ेगा, एक व्हीकल के थ्रू भेजना पड़ेगा। तो हम व्हीकल यूज क्या करेंगे, कार, बाइक, स्कूटर, कुछ भी यूज कर सकते हैं। ऐसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी व्हीकल का यूज करेंगे, बस यहाँ पे व्हीकल को क्या बोल देंगे हम, वेक्टर। वेक्टर। बोल देंगे। आया अब समझ में? यस मैम। यस मैम। क्या कर सकते हैं? यस मैम। हाँ जी, क्या बोल रहे हो साइमा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या करता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एम्प्लीफिकेशन करता है। मैम एम्प्लीफिकेशन, एक जीन से 4 जीन आपको बना के दे दिए उसने। हाँ जी हम डायरेक्टली चेन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट क्यों नहीं कर सकते? बेटा, डायरेक्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे इंसर्ट करोगे? मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं बोलूँ आप लोगों को बेटा ये बुक ले लो, पकड़ लो, आप पकड़ लोगे क्या यहीं से बुक, मैं दे रही हूँ आपको बुक? मैम नहीं ना, ऐसे ही है। ऐसे जीन डायरेक्ट नहीं जाएगा, जीन बिल्कुल नहीं जा सकता डायरेक्ट जीन। आप अपने स्किन के बाहर, आप अपने स्किन के बाहर कुछ भी रखो तो क्या आपकी स्किन के ऊपर भी तो अंदर सेल्स है ना, क्यों नहीं वो डायरेक्टली सेल के अंदर चला जाएगा, वो मटेरियल नहीं जाएगा ना जब तक उसको कोई मीडियम नहीं मिलेगा जाने के लिए अंदर। मैम जब तक आप बहुत माइक्रोब अंदर नहीं डालोगे। हाँ जी फर्स्ट ब्रेक हो रहा है। एक्सक्यूज मी मैम, तो कोई कंपनी
शाइस्ता आपका ना वॉइस एक सेकंड रवनीत, शाइस्ता आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, प्लीज चैट सेक्शन लिख दो, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है रवनीत, आप क्या बोल रहे हो? मैम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को रिस्ट्रिक्शन क्यों बोलते हैं? वो भी समझाऊंगी आपको, रिस्ट्रिक्शन क्यों बोलते हैं। मतलब रिस्ट्रिक्शन वाली कहानी सुनाती हूँ आपको, रिस्ट्रिक्शन वाली कहानी सुनाती हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। मैम 1 मिनट। हाँ बोलो। डाउन कर लिया। डाउट मैम ले लिया। ले लिया, चलो। तो हमारी रवनीत ने क्वेश्चन पूछा रेस्ट्रिक्शन को रेस्ट्रिक्शन क्यों बोलता है। कहानी सुनाऊंगी, बहुत मजेदार आप लोगों को, बस ध्यान से सुनते चले जाना है, पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। ओके मैम। अब क्वेश्चन है रेस्ट्रिक्शन को रेस्ट्रिक्शन क्यों बोलता है। फिर से मैं ब्लैंक स्लाइड ले लेती हूँ हमारी। देखो, अब रेस्ट्रिक्शन को रेस्ट्रिक्शन क्यों बोलते हैं। हमारे एक साइंटिस्ट है आर्बर स्मिथ एंड नाथन, ये मान लो, ठीक है। ये साइंटिस्ट ऐसा समझो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक प्लेट थी इनके पास। मैम हम जो पीसीआर करवाएंगे तो ऐसा कोई कंपलसरी सा रूल है क्या कि एग्जैक्ट जितनी चाहिए उतनी बनेगी। देखो शाइस्ता, आप अपने आपके पास एक पेपर है, आप अपने कैफे में जाते हो कि भैया इसकी फोटोकॉपी कर दो, ठीक है। आप उनको बताते हो ना कि भैया मेरे को 10 फोटोकॉपी चाहिए, तो आपके वो कैफे वाले भैया क्या करते हैं, आप अपनी जो उनकी फोटो स्टेट वाली मशीन होती है उसके अंदर नंबर फीड करते हैं 10। जैसे वो 10 फीड करते हैं, आपके उस पेपर की 10 कॉपीज बन के आ जाती है, आती है ना। यस मैम। ऐसे ही पीसीआर में होता है, ऐसे ही पीसीआर में होता है। आप नंबर फीड करोगे वहां पे कि आपका एक डीएनए है, आपको डीएनए की कितनी कॉपीज चाहिए, 100 कॉपीज चाहिए, मतलब इसको 100 टाइम एम्पलीफाई करना चाहते हो, 50 टाइम करना चाहते हो, कितने टाइम करना चाहते हो, आप नंबर फीड करोगे उतना ही वो एम्पलीफाई हो जाएगा, बस ये होता है, ठीक है। चलो, तो मैं क्या बता रही थी, एक कल्चर मीडियम है, जैसे एक पेट्री डिश समझते हो बच्चे, लैब में हम यूज करते हैं पेट्री डिश, तो एकदम छोटी सी प्लेट, यस मैम। बहुत छोटी सी होती है। अरे यार, मैं ना ब्लैंक स्लाइड ही ऐड कर देती हूँ, रुको। एक तो ना मेरे को बनी बनाई स्लाइड से बिल्कुल भी पढ़ाया नहीं जाता है जब तक मेरे सामने ब्लैंक स्लाइड्स ना हो। ये रही हमारी ब्लैंक स्लाइड्स। तो साइंटिस्ट थे हमारे आर्बर स्मिथ एंड नाथन। ये साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, मतलब खेल रहे थे, हमें ही मस्ती कर रहे थे, ऐसा समझ लो। एक पेट्री डिश इन्होंने ले रखी थी बड़ी सी, इस पेट्री डिश के अंदर ना बहुत सारे बैक्टीरिया उठा के ले आए, ये बैक्टीरिया ले आए, ठीक है। फिर क्या किया, इन बैक्टीरिया के साथ छोड़ दिया क्या, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज। अब जिन बच्चों को नहीं पता बैक्टीरियोफेज क्या होता है, एक बार मैं बता देती हूँ। नाम इनका बैक्टीरियोफेज है, लेकिन है ये क्या, वायरस होते हैं। वायरस होते हैं। वायरस दैट अटैक बैक्टीरिया। इनफैक्ट बैक्टीरिया, वो वायरस जो हमारे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज का काम है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करना। अब बैक्टीरियोफेज को दिखा यार, आज तो 5 बैक्टीरिया मिल गए मेरे को, आज तो मैं मजे से इनको इन्फेक्ट करूंगा, ठीक है। आर्बर्ट स्मिथ क्या कर रहे थे, इनको मजे से देखे जा रहे थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमारे बैक्टीरियोफेज ने इसको इन्फेक्ट कर दिया, इसको इन्फेक्ट कर दिया, बाकी 3 मजे से डांस कर रहे थे, बैक्टीरिया चिढ़ा रहे थे बैक्टीरियोफेज को कि आप तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आर्बर स्मिथ मजे से इसको देख रहे थे। वो देखा, वो टीवी में कार्टून्स आते हैं, तो कार्टून्स आते हैं ना, वहां पे एनिमल्स होते हैं ना, वो भी बात करते हैं, करते हैं नहीं, यस मैम। है ना। ऐसे ही हमारे बैक्टीरिया भी बात कर रहे थे, किसके साथ, आर्बर स्मिथ और नाथन के साथ।
अब अल्बर्ट स्मिथ ने इन बैक्टीरिया से पूछा, क्या पूछेंगे? अच्छा गेस करो क्या पूछेंगे इन बैक्टीरिया से? तुम इतने खुश क्यों हो? तुम इतना डांस क्यों कर रहे हो, है ना? तो सपोज करो हमारे पहले बैक्टीरिया बोला कि मैं बताता हूँ क्यों खुश है, क्योंकि अभी हमारा दुश्मन आया था हमारे पास और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया वो। तो अल्बर्ट स्मिथ ने बोला कि यार वो तो दुश्मन था तुम्हारा, उसको तो वो तो तुमको इन्फेक्शन करता। मुझे एक चीज बताओ आप, मतलब अल्बर्ट ने पूछा बैक्टीरिया से, मुझे एक चीज आप बताओ कि आपने अपने आप को कैसे बचाया उससे, आपने अपने आप को कैसे बचाया? तो पता है हमारे बैक्टीरिया क्या बोले? देखो हमारे बैक्टीरिया ने ये बोला कि देखो अल्बर्ट, आपको पता है कि हमारे पास होता है एक क्या, क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोमल मटेरियल। ठीक है? तो अरबर ने बोला यस ये भी कोई नई बात है, मेरे को पता है बहुत अच्छे से। फिर बैक्टीरिया ने बोला कि चलो आपको पता है तो आप, फिर मैं बताता हूँ कि हमारे पास होता है एक प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। अरबर ने बोला कि ये भी मेरे को पता है, कोई नई बात मेरे को बताओ। फिर बैक्टीरिया पता है क्या बोला? बैक्टीरिया ने ये बोला कि तुमको ये तो पता है कि मेरे पास क्रोमोसोमल डीएनए और प्लाज्मिड है, लेकिन तुमको ये नहीं पता कि मेरी बॉडी के अंदर कुछ और भी है। तो अरबर ने सोचा क्या है तुम्हारे पास? तो उन्होंने बोला कि मेरे पास ना कुछ स्पेशल टाइप के एंजाइम्स हैं, ऐसे शेप वाले। तो वो एंजाइम्स के अच्छे से शेप बना देता है कि मेरे पास हैं कुछ एंजाइम्स ऐसे। फिर अरबर ने पूछा कि ये तो बताओ आप ये एंजाइम करते क्या हैं? तो इन्होंने बोला कि पहले तो आप इनका नाम सुनो, इन एंजाइम को हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इन एंजाइम को हम कहते हैं कौन से एंजाइम बच्चों? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो अरबर ने पूछा कि ये करते क्या है? तो इन्होंने ये बोला अरबर ने कि जब भी कोई भी चीज अपना जेनेटिक मटेरियल हमारी बॉडी में डालने की कोशिश करता है तो हम उस जेनेटिक मटेरियल को क्या कर देते हैं? रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। रिस्ट्रिक्ट है, उस जेनेटिक मटेरियल को कट कर देते हैं, उस जेनेटिक मटेरियल को फ्रेगमेंट्स में बना देते हैं, उस जेनेटिक मटेरियल को पूरा ब्रेक कर देते हैं, फिर वो हमें इन्फेक्ट नहीं कर पाता। तो अरबर ने पूछा ओ अच्छा तो ये बात है, इसीलिए आपके ऊपर बैक्टीरियोफेज का कुछ असर नहीं हुआ? उन्होंने बोला हाँ, क्योंकि क्योंकि ये हमारे अंदर एक एडेप्टेशन है, ये हमारे अंदर एक एडेप्टेशन है अगेंस्ट बैक्टीरियोफेज। मैम एक क्वेश्चन है, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो पांचों में होना चाहिए था ना? हाँ यस मैम सेम। वही चीज देखो मैम रिपीट करना। अरे बच्चों चलो सुनो फिर से, अल्बर्ट स्मिथ एंड नॉर्टन। अच्छा कौन रिपीट करेगा इसको? कोई रिपीट कर सकता है? चलो करो करो। एल्बर्ट स्मिथ और नैथन ने एक पेट्री डिश में 5 बैक्टीरिया लाकर रखे और उसके ऊपर एक बैक्टीरियोफेज लाकर रख दिया। और बैक्टीरियोफेज वो होता है जो वायरस इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियाज को। तो फिर जो वो बैक्टीरियोफेज था उसने बस 2 बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया और बाकी की 3 को नहीं कर पाया। तो बाकी की 3 जो इन्फेक्ट नहीं हो पाए, तो अल्बर्ट ने उनसे पूछा कि तुम इन्फेक्ट क्यों नहीं हो पाए? तो उसने बताया कि हमारे पास ये होता है क्रोमोसोमल डीएनए होता है, प्लाज्मिड होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। तो अल्बर्ट ने बोला कि ये तो पता है मुझे, और बच्चे कैसे? तो फिर उन्होंने बताया कि उनके पास एक एंजाइम होता है जिसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं, और ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब कोई दूसरा अपना जेनेटिक ला कर देता है तो फिर वो उसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट कर देता है, जिस वजह से वो जीन हमारे अंदर आ नहीं पाती है। यही है मैम। वेरी गुड। अब आपके क्वेश्चन का आंसर देखती हूँ। मैंने एक वर्ड लिखा अडेप्टेशन। अब अभी हमारा एक्सप्लेन करा साइस्ता ने। चलो सपोज करो एक रूम में साइस्ता और मैं हम दोनों बैठे हैं, ठीक है? साइस्ता और मैं, आपकी मैम और साइस्ता दोनों बैठे हैं और उस रूम में छोड़ दिए क्या बहुत सारे साल्मोनेला टाइफाइड म्यूरियम।
क्या करता है साल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम? टाइफाइड कॉज करता है। टाइफाइड को। अब क्या हुआ, आपकी शिवानी मैम को तो हो गया टाइफाइड, साइस्ता एकदम हेल्दी, तो आप ये बोलोगे ना कि मैम आपके तो दोनों के कांटेक्ट में था साल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम, सिर्फ आपको इन्फेक्शन क्यों हुआ, साइस्ता को क्यों नहीं हुआ? आंसर आपके पास है, आंसर आपके पास है इसका। इम्यूनिटी बॉडी में ऑलरेडी जो एंटीबॉडीज होंगी टाइफाइड के वो बनी हुई है। एग्जैक्टली, क्योंकि साइस्ता को हो सकता है पहले इन्फेक्शन हुआ हो उस बैक्टीरिया से, इसलिए उसकी बॉडी के अंदर बन गई एंटीबॉडी, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर पहली बार आया साल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम, इसलिए मेरे को इन्फेक्शन हो गया। सेम केस यहाँ पे भी तो हो सकता है। इम्यून सिस्टम अच्छा हो। मैम ये हाँ जी। प्राइमरी अटैक जो होता है, हाँ, जो फर्स्ट एनकाउंटर होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, सेकेंड एनकाउंटर में नहीं होता, तो हो सकता है दो बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफेज का पहला एनकाउंटर है ना? यस मैम। और ये हमारे बैक्टीरिया ने एक अडेप्टेशन किया अपने अंदर, अपने आप को बैक्टीरियोफेज से बचाने के लिए, लेकिन हर कोई अडेप्ट तो नहीं कर पाता ना चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जो अडेप्ट नहीं कर पाता उसकी डेथ हो जाती है, और जो अडेप्ट हो जाता है वो सर्वाइव कर जाता है। हमारी इवोल्यूशन में नेचुरल सिलेक्शन या फिर सर्वाइवल ऑफ फिटनेस, यही तो कहता है। आया? मैम हाँ जी। ये जो 3 इन्फेक्ट नहीं हुए हैं मैम, ये पहले जब इन्फेक्ट हुए होंगे तब तो मैम ये डेड हो जाने चाहिए थे। इनको इन्फेक्शन हुआ होगा, जबकि ये मैंने सिर्फ एक स्टोरी बताई अभी आपको। एक्चुअली में बात ये है कि अडेप्टेशन है, सबके सब अपने अंदर अडेप्टेशन नहीं कर पाते। इन्होंने अडेप्टेशन कर लिया अपने अंदर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बना लिए, लेकिन ये दो बैक्टीरिया नहीं बना पाए अपने अंदर, इसलिए हर बार जब भी बैक्टीरियोफेज आया ये किल हो गए। जिसने अपने अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बना लिया उनका कुछ बिगड़ ही नहीं पाता। मैम उन तीनों को पहले हुआ होगा ना, तभी उन्होंने बेटा अगर पहले हुआ होता तो बेचारे मर मैम गए। मैं एक एग्जांपल बताऊं इसका? हाँ बताओ। मैम जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है तो जब उसको पहली बार फीवर होता है तो मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसका बॉडी टेम्परेचर हर वक्त गर्म होता है और वो रोता भी रहता है। लेकिन जब धीरे धीरे हम बड़े हो जाते हैं तो हमें जब ज्यादा बहुत बार फीवर हो चुका होता है तो हमें हैबिट हो जाती है उसकी, और हम फीवर होते हुए भी बहुत काम कर पाते हैं, न्यू बॉर्न बेबी की तरह रोते नहीं है, क्योंकि अडेप्टेशन हो चुका है ना। अभी आप खुद देखो देखो अडेप्टेशन का कोई एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। हाँ जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, जो लोग शिमला में रहते हैं, शिमला में उसमें जनवरी में आप जाओ, जनवरी बहुत सर्दी होती है, आप वहां पे जाओगे तो आपको 101% कोल्ड फीवर कुछ तो हो गई होगा। वहां रहने क्योंकि आप उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी अडेप्ट नहीं है। लेकिन वहां के जो लोग हैं, आप वहां पे जाके ब्लैंकेट में छिपे रहोगे, हीटर के सामने बैठे रहोगे, लेकिन वहां के जो लोग हैं नॉर्मली काम कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को अडेप्ट कर लिया उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। लेकिन आप जाओगे तो आपकी बॉडी अभी अडेप्टेड नहीं है, आपकी बॉडी को अडेप्ट होने में टाइम लगेगा। अब सपोज करो आप वहां गए, जाने के बाद आपको फीवर हो गया, एंड मतलब आपको नहीं, कोई इंडिविजुअल गया और उसको फीवर हुआ, उसकी डेथ हो गई। अब वो तो डेथ हो गया ना उसके अंदर, चेंजिंग इन्वायरमेंट होते ही, अब उसके अंदर अडेप्टेशन थोड़ी ना होगा। ऐसे ही हमारे बैक्टीरिया, इन्फेक्शन हुआ, किल हो गए, है ना। लेकिन जो अपने अंदर क्या कर रहे हैं, इन्होंने अपने अंदर क्या किया, अडेप्टेशन कर लिया, इन्होंने अपने अंदर अडेप्टेशन कर लिया, इन्फेक्शन नहीं होने दिया। मतलब आप शिमला में गए रहने के लिए, आपने पहले बहुत सारे कपड़े वपड़े पहने, अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट अप कर लिया वहां पे जाने के लिए, अपने आप को इन्फेक्शन होने ही नहीं दिया उस चीज से। आया समझ में? मैम हाँ जी, हाँ बोलो। मैम ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है मैम, ये डिफरेंशिएट कैसे करता है कि ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए है या मतलब उसके खुद के सेल का? ये डिफरेंशिएट नहीं करता। हाँ ये खुद के सेल वाला ये बताऊंगी ना, आप लोग बताने का मौका ही नहीं दे रहे हो बच्चों मेरे को, है ना। आप बताने का मौका दोगे तभी तो मैं बताऊंगी ना आगे। तो देखो मैंने लिखी एडेप्टेशन। हाँ जी बोलो मैम, ये जो रेसिस्टेंट
एंजाइम है ये पहले से वो बना के रखता है जब बैक्टीरियोफेज अटैक करता है, या फिर उसकी बॉडी में ये बनते हैं जब ही अटैक करता है? ये पहले से बना के रखता है, ये पहले से बना के रखिएगा, जैसे ही एंटर होगा उसको कट कर देगा ये, है ना। तो देखो अब मैंने बोला एडेप्टेशन है ये अगेंस्ट बैक्टीरियोफेज। अब क्या है इसके अंदर, मैं क्या बता रही थी, हाँ तो कहानी बीच में छुपा दी थी ना आपने आपके क्वेश्चंस ने। तो अर्बन को हमारे बैक्टीरिया ने बोला कि आपको ये नहीं पता कि हमारे अंदर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, कोई भी डीएनए आएगा हम उसको किल कर देंगे। तो अर्बन ने पूछा कि चलो मैंने मान लिया आपकी ये बात कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किल कर दे, आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपके किसी भी डीएनए को किल कर देंगे, लेकिन एक बात मेरे को बताओ, आपके पास आप खुद का भी तो डीएनए है, वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपके डीएनए को क्यों नहीं किल करते? तो हमारा बैक्टीरिया हंसने लग गया। बैक्टीरिया बोला मैं इतना भी बुद्धू नहीं हूं कि मैं अपने डीएनए को किल करा लूंगा। तो अर्बन ने पूछा कैसे? तो इसने बोला बैक्टीरिया ने कि मैंने क्या किया हुआ है, अपने क्रोमोसोमल डीएनए के ऊपर मिथाइलेशन किया हुआ है। मिथाइलेशन समझते हो? मिथाइल ग्रुप को लगाया, मिथाइल ग्रुप ऐड करा लिया, तो मतलब हमने अपने डीएनए का मिथाइलेशन, एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप्स वहां पे ऐड कराया हुआ है। तो अर्बन ने बोला ओ अच्छा आप तो बड़े स्मार्ट हो ना, आपने अपने डीएनए को तो बचा दिया। तो हमारे साइंटिस्ट इसकी डिस्कवरी में लग गए कि देखते हैं क्या होता है। तो हमारे साइंटिस्ट अराउंड 1963 के आसपास अगर आप देखोगे ना, तो 1963 में हमारे साइंटिस्ट ये सोचते थे कि बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर दो एंजाइम है, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डीएनए को कट करने का काम करता है, एक मिथाइलेज एंजाइम जो अपने डीएनए का मिथाइलेशन कर देगा, जो अपने डीएनए का मिथाइलेशन करेगा। लेकिन फिर उसके बाद और स्टडीज हुई, उन स्टडीज में ये देखा गया कि कोई मिथाइलेज एंजाइम नहीं होता, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करने का भी काम करता है और मिथाइलेशन का भी काम करता है। ये हुआ। अब बात आती है कि यार रेस्ट्रिक्शन ही क्यों बोल रहे हैं हम लोग इनको, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं बैक्टीरियोफेज के इन्फेक्शन को, कि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट ना कर पाए, इस चीज से रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। आया समझ में? यस मैम। यस मैम। कहानी अच्छी लगी? यस मैम। तो आज मैंने कितनी कहानियां सुनाई आप लोगों को, कोई टॉपिक नहीं बढ़ाया, सब कहानी में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली आज। तो आज की क्लास फिर यहीं पे फिनिश करें? यस मैम। चलो आज की कहानी हम लोग करते हैं यहीं पे फिनिश, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अब हमारी क्लास होगी कब? आज फ्राइडे, नेक्स्ट क्लास होगी ट्यूसडे। बच्चा 2 दिन आप लोगों की क्लास मिलती है मेरे को, कोई नहीं, चलो 2 ही दिन में काम चलाएंगे। मजा आया आज पढ़ने में, थैंक यू बेटा, आई ट्राइड माई बेस्ट।